हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक समाज का बोध। आज इसी क्रम में आपका यहां पर अध्याय 5वां है। यहां पर हम भारतीय समाजशास्त्रियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहां पर। देखिए, हमने पिछले वीडियो में यानी कि चैप्टर नंबर 4 में जो आपके पाश्चात्य जो आपके समाजशास्त्री हैं उनके बारे में जाना था, उनके विचारों के बारे में जाना था। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि हमारे भारत में समाजशास्त्र का विकास किस प्रकार से हुआ है, कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारतीय समाज के ऊपर अध्ययन किया है, तो उनके बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पर आप ये बात तो देख चुके हैं कि समाजशास्त्र का परिचय जो आप पहले कर चुके हैं कि यूरोप में भी ये विषय जो है लगभग नया है, लगभग 100 साल पहले इसकी वहाँ पर स्थापना हुई है। भारत में भी अगर इसका इतिहास देखें, भारत में भी अगर समाजशास्त्र का अगर हम इतिहास देखें तो विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र की जो औपचारिक रूप से स्थापना हुई है वो 1919 ईस्वी में बम्बई विश्वविद्यालय से आरंभ हुई है। 1920 में यहाँ पर आपको 2 विश्वविद्यालय और देखने को मिलेंगे, जिसमें कलकत्ता यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने भी जो है समाजशास्त्र के ऊपर और जो मानव विज्ञान है जिसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, इनमें शिक्षण और शोध कार्य प्रारंभ किए हैं। तो यानी यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्मली यहाँ पर अगर 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में सबसे पहले आपके यहाँ समाजशास्त्र का अध्ययन आरंभ हुआ है औपचारिक रूप से। उसके बाद फिर अन्य जगहों पर ये वाला अध्ययन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में अगर अपने प्रारंभिक काल में यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि भारतीय समाज का प्रारूप क्या है, कैसा होगा, क्या वास्तव में भारत को समाजशास्त्र जैसे विषय की आवश्यकता है या नहीं है। यानी शुरुआत में तमाम प्रश्न उठ रहे थे कि भारत में इसका स्वरूप क्या होगा। यानी वास्तव में समाजशास्त्र का जो स्वरूप जो था पाश्चात्य में यानी यूरोप में, वहां पर तो औद्योगिक जो क्रांति हुई थी उसके बाद समाज में क्या परिवर्तन आया था उसका अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्र बनाया गया था। अब चूंकि भारत में तो इस तरह की क्रांति नहीं हुई है, तो भारत में इसका क्या स्वरूप होगा, कैसे अध्ययन करेंगे हम, किन लोगों को चूज करेंगे, तो ये अपने आप में एक समस्या बना हुआ था स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर वही है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि आप इस चैप्टर में कुछ प्रारंभिक जो आपके संस्थापक समाजशास्त्री हैं उनसे भी आप यहाँ पर परिचित होंगे। तो इन सब बातों को यहाँ बताया गया है। भारतीय संदर्भ में अगर हम देखें तो भारतीय संदर्भ में समाजशास्त्र को लेकर कई सारे प्रश्न उठे। सबसे पहला प्रश्न ये था कि मान लीजिए सर्वप्रथम यदि पाश्चात्य समाजशास्त्र का उद्भव आधुनिकता को समझने के लिए हुआ है, यानी आधुनिकता का मतलब क्या है, औद्योगिक क्रांति को समझने के लिए हुआ है, तो भारत जैसे देश में इसकी क्या भूमिका होगी। बिल्कुल सोचने वाला प्रश्न ये है कि भाई पाश्चात्य में तो आपने ये यहाँ पर एक मतलब अपना तर्क ये दे दिया कि हमने वहाँ पर जो आधुनिकता आई है, औद्योगिक क्रांति हुई है, उसके कारण उसका समाज में क्या प्रभाव पड़ा है उसको जानने के लिए समाजशास्त्र का उद्भव हमने किया है। लेकिन भारत में इसकी क्या भूमिका बनेगी। यानी भारत, क्योंकि भारत में तो आधुनिकता आई नहीं थी और भारत में आधुनिकता आई भी थी तो वो हमने क्या है एक उपनिवेश के रूप में समझी थी। उपनिवेश यानी कि हम लोग यूरोपियों के अधीन ब्रिटिशर्स के अधीन थे, तो ब्रिटिशर्स के अधीन होते हुए हमने वो अनुभव लिया था। तो हमारा अनुभव जो यूरोप में क्रांति आई है, औद्योगिक क्रांति आई है, उससे बहुत ज़्यादा अलग था। यानी भारत में भी आधुनिकता द्वारा जो लाए गए परिवर्तनों को महसूस कर रहा था, लेकिन अंतर यहाँ पर यह था कि हम इसे उपनिवेश के रूप में यहाँ पर हमने महसूस किया। भारत में आधुनिकता का पहला अनुभव हमने पराधीनता में रहते हुए, यानी औपनिवेशिक पराधीनता में रहते हुए हमने ये अनुभव किया है। तो हमारे लिए अनुभव वास्तव में घुले मिले थे। कोई मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे लिए अनुभव बहुत ज़्यादा सुखद रहे हैं, नहीं, ना तो सुखद रहे हैं, ना ही हमारे यहाँ ज़्यादा दुखद रहे हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं स्वतंत्रता में रहकर हमने ये अनुभव नहीं लिया है। हमने यहाँ पर हमारे यहाँ जो विकास हुआ है वो हम देखेंगे औपनिवेशिक पराधीनता के दौरान हमारे यहाँ नए विचार आए हैं। जैसे कि आप देखेंगे औद्योगिकरण का विचार आया है, आधुनिकता का विचार आया, उसी दौरान आया है। दूसरी बात यह है कि समाजशास्त्र को लाने के लिए हमारे यहाँ एक चीज़ और थी, मानव विज्ञान, जिसे हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो मानव विज्ञान का उद्भव यूरोपियन समाज की आदिम संस्कृतियों को जानने की उत्सुकता के संदर्भ में हुआ था। यानी कि यहाँ पर जो एंथ्रोपोलॉजी विषय है यानी मानव विज्ञान विषय है, उसका उद्भव किसके लिए किया गया था यूरोप में, जो वहाँ की आदिम संस्कृतियाँ हैं, आदिम का मतलब असभ्य संस्कृतियाँ मानी जाती हैं यूरोप में, उनको जानने के लिए यहाँ पर मानव विज्ञान का उदय हुआ था। अब बात करें भारत में किस तरह से ये सहायता करेगा, भारत में इसकी विषय की यानी एंथ्रोपोलॉजी की क्या भूमिका होगी। एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी लगभग समान है, ज़्यादा अंतर नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पहले ही मैं बोल चुका हूँ। एंथ्रोपोलॉजी में हम किसी एक टारगेटेड समूह को उठाते हैं, जबकि यहाँ पर क्या है हम समग्र समाज को उठाते हैं सोशियोलॉजी में। बस अंतर ये हो जाता है, एंथ्रोपोलॉजी में हम किसी समूह का गहनता के साथ अध्ययन करते हैं, यानी उस समूह में रहकर उस समूह की क्रियाकलाप एक्टिविटी को खुद फॉलो करके अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र में हम इस तरह से नहीं करते हैं। समाजशास्त्र में हम केवल ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करके
हम वहाँ पर तब हम अध्ययन करते हैं। तो इसके बारे में पहले भी आप डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी के बारे में डिफरेंस आपको पता ही होगा, लिखवा भी चुके हैं। तो यहाँ पर वही है, यहाँ पर जैसे मानव विज्ञान हमने अपनाया, जाना है मानव विज्ञान, तो मानव विज्ञान कैसे अपनाएंगे, यानी भारत स्वयं में एक प्राचीन और विकसित देश है। इसके अलावा भारत में तमाम जो है जनजातियां भी थी, और जनजातियां यानी कि जिन्हें हम आदिवासी या आदिम जनजातियां कहते हैं, ये भी समाज हमारे यहाँ मौजूद थे। तो ऐसे में क्या सभी भारतीयों को ये मान लें कि सभी भारतीय आदिम हैं? ये तो नहीं मान सकते, बिल्कुल नहीं मान सकते, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग आधुनिक भी थे, कुछ लोग आदिम भी थे। तो ऐसे में यहाँ पर अध्ययन कितना यहाँ पर जो कह सकते हैं यथार्थ होगा, कितना यहाँ पर अध्ययन जो है सटीक रहेगा, ये भी यहाँ पर परिणाम भी थोड़े गलत आ सकते हैं, ये भी एक शंका बनी हुई थी। तो ये सब विचार हमारे माइंड में, हमारे भारतीयों के माइंड में चल रहे थे। बात करें हमें यहाँ पर आगे बढ़ते हुए कि भारतीय संदर्भ में यह सिर्फ करने के अनुभव से ही संभव था, जिससे समाजशास्त्री प्रश्नों को एक आकार मिला। यानी भारतीय संदर्भ में क्या है कि हम यहाँ पर कोई तलाश करने से बेटर क्या है, प्रश्नों के अर्थ वहाँ पर ढूंढें, क्या करना चाह रहा है, क्या समाज किस तरफ जाना चाह रहा है। यह पूर्व निर्मित रूप से उपलब्ध नहीं थे, जैसा कि देखा जा सकता है। यानी भारतीय समाज में अगर हम देखें तो समाजशास्त्र को जानने के या उसको अपनाने के विचार पहले से नहीं थे यहाँ पर। यानी भारतीय समाजशास्त्र और मानव विज्ञान अधिकतर ये अचानक ही बने हैं। यानी भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो इन दोनों विषयों का जो विकास हुआ है एकदम रैंडमली हुआ है। यानी कोई हमने इसके लिए प्रॉपर तरीके से सोचा नहीं था, प्रॉपर तरीके से इसकी प्लानिंग नहीं की गई थी कि वास्तव में इसको विषय को हमें तैयार करना है या भारतीय परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्र या मानव विज्ञान की नींव डालनी है। ऐसा हमारे यहाँ कोई प्री प्लान्ड नहीं था, सब यहाँ पर हमारे यहाँ रैंडमली हुआ है। स्टार्टिंग कैसे हुई है वो भी हमारे यहाँ बताया गया है। देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट केवल इतना लिख लेना, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर ऐसे एक एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, इसके जो अपने पॉइंट है अपने हिसाब से आप नोट कर लेना। जैसे भारत के एक सर्वप्रथम सामाजिक विज्ञानी, मानव विज्ञानी हैं, जिनका नाम है श्री LK अनंत कृष्ण अय्यर। तो ये शुरुआत में क्या थे, एक क्लर्क थे, और क्लर्क के बाद ये एक शिक्षक हुआ करते थे, और इसके बाद कोचीन रजवाड़े में एक महाविद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए। जो आपके कृष्ण अय्यर हैं, इन्हें सन 1902 में क्या है, कोचीन के एक दीवान के द्वारा इन्हें वहां पर राज्य के जो निर्जाति समूह है, निर्जाति का मतलब क्या है, जो जनजाति समूह है, उनके सर्वेक्षण के लिए इनसे मदद देने के लिए कहा गया। यानी इनसे एक आग्रह किया गया कि आप एक शिक्षक भी हैं, महाविद्यालय के शिक्षक भी हैं, तो आप वहां पर एक निर्जाति यानी सर्वेक्षण होना है, यानी एक जातिगत आधार पर सर्वेक्षण होना है, उसमें आप मदद कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने हाँ भर दिया है, और ऐसे करके देखेंगे कि भाई ये अनंत कृष्णन वहाँ पर एक स्वयंसेवी के रूप में कार्य करने लगे हैं। और ब्रिटिश सरकार इसी प्रकार का सर्वेक्षण लगभग सभी रजवाड़ों में करवाना चाहती थी। और क्यों करवाना चाहती थी, वो जानना चाह रही थी वहाँ पर कौन कौन से निर्जाति समूह रह रहे हैं, क्योंकि निर्जाति समूहों को जानकर उससे ये आसानी हो जाती कि वो उन पर कब्जा जमाने में, उन पर अधिकार जमाने में, उन पर अपनी हुकूमत जमाने में कहीं ना कहीं आसानी हो जाती। इसका मतलब भी आप जानेंगे, इसका मतलब अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो इतिहास में आप जान जाएंगे अंग्रेजों ने इस तरह के सर्वे क्यों कराए। इस तरह के सर्वे इसलिए करवाए ताकि उन्हें पता चल सके कि वर्ल्ड क्रम में कौन सी जातियां ऊपरी पायदान पर हैं, कौन सी निचले पायदान पर। उन्होंने इस बात का बहुत फायदा उठाया है। यानी जो अगड़ी जातियां थी या ऊपरी पायदान वाली जातियां थी, उन्हें पहले ही उन्हें मेंटली अपने फेवर में कर लिया, चाहे बौद्धिक रूप से शिक्षा का प्रसार करके या कैसे भी करके, यानी कि कोई विरोध न कर पाए उनका। तो इसलिए उनके लिए, अंग्रेजों के लिए जानने के लिए बहुत आवश्यकता है कि समाज कैसा है। ये समाज वास्तव में अगर समाज विविधीकृत होगा तो बड़ी आसानी से हम उस पर कब्जा कर पाएंगे। तो इसलिए ये इन्होंने एक जो है इस काम के लिए लगाया है। तो यहाँ पर अनंत कृष्ण अय्यर जी हैं, इन्होंने एक स्वयंसेवी के रूप में यहाँ पर कार्य किया है। तो ये यहाँ पर उन्होंने सर्वे वगैरह करवाई है, और यहाँ पर सर्वे हुई है यहाँ पर। उसके बाद फिर एर्नाकुलम में यहाँ पर ये पढ़ाते हुए इन्होंने फिर अन्य जगहों की सर्वे भी की है। तो ऐसे करके यहाँ पर आप देखेंगे कि बाद में यहाँ पर एक जो यहाँ का जो महाराजा एर्नाकुलम का महाराजा कॉलेज है, यहाँ पर इन्होंने सप्ताहांतों में, यानी कि यहाँ पर सप्ताह के अंत में, यहाँ पर आप देखेंगे नृजाति विभाग में अवैतनिक सुपरिटेंडेंट के रूप में कार्य भी किया है। यानी कि एक नृजाति विभाग यहाँ पर था, इसमें सुपरिटेंडेंट के रूप में बिना वेतन के कार्य भी किया है। इसी प्रकार इन्होंने मैसूर रजवाड़े में भी इन्हें आमंत्रित किया गया है, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रख्यात हो गए थे, ये काफ़ी अपने काम में माहिर भी थे, अपना काम इन्होंने बहुत ईमानदारी से किया। तो इन्हें फिर मैसूर रजवाड़े में बुलाया गया नृजाति सर्वे करने के लिए। तो ऐसे करके आप देखेंगे कि अनंत कृष्ण अय्यर संभवतः पहले मानव विज्ञानी थे जिन्हें यहाँ पर एक विद्वान, एक शिक्षाविद के रूप में और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप से ख्याति मिली। इनके बारे में जो चुनिंदा बातें हैं वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर इनमें सब पॉइंट करके लिख लेना। यहाँ पर इन्होंने जो है भारत में सर्वप्रथम जो स्नातकोत्तर मानव विज्ञान है, यानी कि जो जिसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, इस विभाग की स्थापना करने में इन्होंने मदद भी की। यानी कि हमारे यहाँ जो एंथ्रोपोलॉजी का जो PG डिपार्टमेंट है, पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट है, इसमें इन्होंने मदद भी की है।
और आगे बढ़ने पर इन्होंने क्या है, इन्होंने कई मानव विज्ञान में उनके पास वैसे कोई फॉर्मल डिग्री तो इनके पास थी नहीं, यानी इनके पास ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी हमारे यहाँ समाजशास्त्री हुए हैं उनमें से किसी के पास जो है यहाँ पर डिग्री नहीं थी, सब अलग अलग फील्ड के थे, लेकिन बाद में समय के साथ साथ अध्ययन करते करते वो उस फील्ड के यहाँ पर मास्टर बन गए, यानी महारथी बन गए हैं, ऐसे समझ लीजिए आप। तो यहाँ पर इनके पास वही है, इनके पास उस समय कोई औपचारिक उपाधि नहीं थी, लेकिन उन्हें इंडियन साइंस कांग्रेस के नरजाति विभाग का अध्यक्ष भी चुना गया, इतने ज़्यादा प्रख्यात हो गए। ये जर्मनी में विश्वविद्यालय के द्वारा इन्होंने डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी हासिल की है। फिर ये कोचीन रजवाड़े की तरफ से इन्हें राय बहादुर और दीवान बहादुर की उपाधि भी से सम्मानित किया गया है। तो ये तो था कृष्ण, जो आपके अय्यर हैं, अय्यर साहब हैं, देखिए इनका नाम अनंत कृष्ण अय्यर है, तो अय्यर मैं बोल दे रहा हूँ शॉर्ट में, तो अय्यर साहब का जीवन परिचय। इसके बाद एक और व्यक्ति आते हैं, ये तो अय्यर साहब के बारे में बातें हो गई। अब अगले व्यक्ति हैं, इनका नाम है कानूनविद शरद चंद्र रॉय। ये इनका जन्म 1871 में हुआ है, मृत्यु 1942 में हुई है। ये भी एक मानव विज्ञानी है और भारत में इस वर्ग में काफ़ी अग्रणी है। इन्होंने अपनी जो शिक्षा दीक्षा ली है, आप अपने हिसाब से पॉइंट कर लेना, यहाँ पर आई होप 5वां पॉइंट आएगा, 5वां नहीं सॉरी 4था पॉइंट होगा। इन्होंने जो है अपनी शिक्षा जो है वो मानव विज्ञानी है और भारत में यहाँ पर काफ़ी अग्रणी रहे हैं। इन्होंने कलकत्ता का जो रिपन कॉलेज है वहाँ से लॉ की डिग्री ली है और उसके बाद इन्होंने अंग्रेजी विषय में जो है स्नातक यानी ग्रेजुएशन, फिर पीजी किया है, इसी में पीजी से फिर उपाधि भी हासिल की है। आगे बढ़ के इन्होंने क्या है, ये फिर यहाँ पर आप देखेंगे यानी कि जो आपके कानूनविद शरद चंद्र रॉय हैं, इन्हें जो है 1898 में रांची जाकर इन्होंने ईसाई मिशनरी विद्यालय में अंग्रेजी के शिक्षक के रूप में कार्य करने लगे हैं। वहीं से, क्योंकि रांची के आसपास आपको पता होगा छोटा नागपुर प्रदेश में अधिकतर जनजाति यहाँ रहती थी, तो वहाँ पर अगले 44 वर्षों तक ये रांची में ही रहे हैं, यानी छोटा नागपुर प्रदेश के आसपास ही रहे हैं और वहाँ की जनजातियों की संस्कृति और समाज के ये विशेषज्ञ बन गए, क्योंकि अब जब उनमें रहने का मौका मिला उन लोगों के बीच में, तो उनकी संस्कृति, उनकी बोलचाल, उनके रहन सहन का तरीका भी इन्होंने सीखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब बाद में इन्होंने अपने स्कूल का काम छोड़ दिया है और रांची की अदालत में कानून की प्रैक्टिस शुरू कर दी है, तो इन्हें वहाँ पर एक दुभाषीय के रूप में जो काम किया है। दुभाषीय का मतलब क्या होता है, जो जनजातीय लोग हैं उनसे जुड़े हुए मुद्दे या मामले हैं, क्योंकि जज तो सुन नहीं सकता है, जज तो नहीं जानता जनजातियों की भाषा, तो ये जनजातियों की भाषा अच्छे से जानते थे। तो जनजातियाँ जो कहना चाह रही हैं तो वहाँ पर उनकी कही हुई बात को जज के सामने पेश करते थे, ये यानी एक दुभाषीय के रूप में, और जज जो बोल रहा है वो वहाँ पर लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसे जनजाति वाले व्यक्तियों को समझा देते। एक दुभाषीय के रूप में इन्होंने नियुक्त किया गया है। तो बाद में आप देखेंगे, आप समझ सकते हैं लगभग 44 सालों तक समाज के बीच में रहे हैं, दुभाषीय भी चुने गए हैं और ऐसे करके यहाँ पर इनकी जो समझ है या इनकी जो रुचि है वो जनजातीय समाज में बढ़ती गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये काफ़ी इतने ज़्यादा प्रख्यात हो गए हैं कि ये भी एक अदालत में ये जनजातियों की परंपरा के कानूनों के दुभाषीय ये रहे हैं। यानी कि ये सब कार्य उन्होंने शौकिया आधार पर किए हैं, ये अपने इंटरेस्ट के लिए किए हैं, कोई पैसे के लिए नहीं किया है, केवल इंटरेस्ट के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे इनकी मेहनत, इनकी बारीकियों को अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इन्होंने एक लेखन जो तथ्य हैं, यानी कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जा रहे हैं, कोई यहाँ पर लेखन सामग्री वगैरह ये भी साथ के साथ तैयार की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अपने पूरे सेवा काल में रॉय ने यहाँ पर कई सारे लेख लिखे हैं, कई सारे राष्ट्रीय और ब्रिटिश शैक्षिक जर्नल यहाँ पर प्रकाशित किए हैं। खास करके इनका जो फोकस रहा है, यानी कि इनका जो फोकस जो खास करके रहा है वो रहा है आपकी ओराव, मुंडा, खरिया जनजातियों पर इन्होंने कई सारे लेख लिखे हैं और इन लेखों को प्रकाशित किया है। और ऐसे करके यहाँ पर ये भारत में और ब्रिटेन में एक जाने माने यहाँ पर आप देखेंगे एक मानव विज्ञानी के रूप में प्रख्यात हुए हैं। 1922 में इन्होंने एक पत्रिका निकाली है जिसका नाम है मैन इन इंडिया, यानी इन्होंने पत्रिका निकाली है मैन इन इंडिया, सॉरी जर्नल निकाला है, पत्रिका नहीं जर्नल है ये, और ये अपने समय का एक प्रकार का पहला जर्नल था और ये आज भी प्रकाशित हो रहा है, ये बताया गया है। तो ऐसे करके शरद चंद्र रॉय जी के बारे में यहाँ पर कुछ कथन है, कुछ बातें हैं जो आपने जान ली, शरद चंद्र रॉय ने किस तरह से विकास किया है, किस तरह से अपना योगदान दिया है। और इसके अलावा ये तो 4 लोग पढ़ लिए आपने, यानी अय्यर साहब, रॉय साहब पढ़ लिए। इनका जन्म लगभग ये माना जाता है कि अय्यर हुए या रॉय हुए, इनका जन्म यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे 4 भारतीय समाजशास्त्री और भी हुए हैं। इनका जन्म और मृत्यु तो पूरी तरह से गुलाम भारत में ही हुआ है, यानी औपनिवेशिक भारत में अय्यर साहब का जन्म हुआ। अय्यर साहब ने और रॉय साहब ने जो औपनिवेशिक सरकार है उसके लिए काम किया। इनका जो आज़ाद भारत के लिए काम इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। इनके बाद में 4 लोग और हुए हैं, यानी कि ये 4 लोग औपनिवेशिक भारत में तो इन्होंने जन्म लिया है 4 लोगों ने, लेकिन इनका जो कार्य है वो आपके स्वतंत्र भारत में भी चलता रहा है। जबकि अय्यर और रॉय जो है इनका जन्म और इनकी मृत्यु औपनिवेशिक भारत के दौरान ही हुई है, यानी कि इन्होंने जो भी कार्य किए हैं, जो भी समाज सेवा की है इन्होंने, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश काल में की है। जबकि बाद बाकी जो यहाँ पर और भी लोग हैं जैसे जीएस घूरिये हैं, डीपी मुखर्जी हैं, इनका जन्म 1890 के दशक में हुआ है। जबकि AR देसाई हुए, MS श्रीनिवास, इनका जन्म लगभग 15 वर्ष बाद हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे
तमाम ऐसे अछूते हुए प्रश्न थे जिनके उत्तर ये दोनों लोगों ने नहीं दिए थे, अय्यर साहब ने और रॉय साहब ने नहीं दिए थे। बाद में फिर ये जो जीएस घुरिया हुए हैं, डीपी मुखर्जी हुए हैं या फिर एआर देसाई, इन्होंने इन पर जो है गहनता से विचार विमर्श किया है, गहनता से अध्ययन किया है और यहाँ पर अपने गहनता से विचारों को रखा है। यहाँ पर अब नाम आ जाता है जीएस घुरिया जी का। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग डाल देना जीएस घुरिया। यहाँ पर जीएस घुरिया को जो है भारत में जो समाजशास्त्र है इसका एक संस्था, इंस्टीट्यूशन के रूप में यहाँ पर स्थापित करने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। और बम्बई विश्वविद्यालय में इन्होंने जो है सबसे पहले इन्होंने ही यहाँ पर जीएस घुरिया साहब ने इसकी नींव डाली थी। यानी किसकी, आपके यहाँ पर जो पीजी पाठ्यक्रम में आप देखेंगे जो समाजशास्त्र विभाग की स्थापना इन्होंने ही की और लगातार आप देखेंगे इसकी अध्यक्षता भी इन्होंने लगभग 35 साल तक ये करी है। तो ये इनका जीएस घुरिया के बारे में थोड़ा सा था यहाँ पर परिचय। जीएस घुरिया के बारे में ऊपर लिखा हुआ है, वो भी आप जान लीजिए। देखिए ये कहाँ से थे, इनका पूरा नाम क्या था जीएस घुरिया का, गोविंद सदाशिव घुरिया नाम था इनका पूरा। यानी इनका जन्म जो हुआ है 12 दिसंबर 1893 को मलावन, पश्चिम भारत के कोंकण तटीय प्रदेश में एक कस्बे में हुआ है। एक संपन्न व्यापारी परिवार से आते थे, लेकिन बाद में पतन हो गया। मुंबई के एल्फिस्टन कॉलेज से इन्होंने प्रवेश लिया है, वहाँ संस्कृत ऑनर्स में स्नातक किया है और स्नातकोत्तर की उपाधि यानी पीजी की उपाधि इन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी दोनों में ली है। आप देखेंगे यहाँ पर समाजशास्त्र में विदेश में प्रशिक्षण के लिए चयनित जो छात्रवृत्ति पर चयनित हो गए हैं और बाद में आप ये देखेंगे प्रारंभ में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में यहाँ पर रहे हैं। तो यहाँ पर बाद में बढ़ने पर आप देखते जाएंगे इनका 1922 में रिवर्स के अकस्मात निधन के पश्चात, यानी रिवर्स एक यहाँ पर एक समाजशास्त्री हैं पाश्चात्य, एसी हैडन के निर्देशन में इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। फिर मई में मुंबई लौट आए हैं। तो ऐसे करके इनके बारे में ये जीवन परिचय है जो यहाँ पर दिया हुआ है। और 1983 में 90 वर्ष की आयु में जो जीएस घुरिया साहब है इनका निधन हो गया है। तो जीएस घुरिया के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने जो है खास करके आप ये देखेंगे कि इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की है और सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक एक जर्नल भी निकाला है। ये जर्नल आप देखेंगे 1959 में 51 में निकाला है, 99 बोल रहा हूँ मैं, 1951 में इन्होंने ये जर्नल निकाला है। यानी सोसाइटी ने इन्होंने यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पर निकाला 1951 में निकाला है। यानी कि इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना भी की है और सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक जर्नल भी निकाला है। आप देखेंगे यहाँ पर जो घुरिया साहब हैं इन्होंने ऐसे समय में जबकि विश्वविद्यालय शोध के लिए दी जाने वाली वित्तीय और संस्थागत सहायता बहुत कम थी, उस समय इन्होंने क्या है समाजशास्त्र का पोषण किया है। यानी उस समय क्या है ब्रिटिश भारत में इतना ज़्यादा शिक्षा के प्रति ध्यान नहीं दिया जाता था, इतनी ज़्यादा आर्थिक सहायता नहीं दी जाती थी, लेकिन फिर भी घुरिया साहब ने अपनी पूरी तन मन के साथ इस विषय को आगे बढ़ाया है। आप ये देखेंगे यहाँ पर विश्वविद्यालय विभाग में आपका जो घुरिया साहब के द्वारा स्थापित विभाग ऐसा विभाग था जो एक साथ दो काम निपटाता था। दो काम कैसे, यानी पहला काम तो ये निपटाता था, शिक्षण कार्य भी होता था विश्वविद्यालय में। दूसरी बात वहाँ पर ये था रिसर्च भी होती थी, शोध कार्य भी होते थे। यानी शोध कार्य और शिक्षण दोनों एक ही संस्थाओं में होते थे। तब क्या था, उस समय ज़्यादातर संस्थाओं में केवल शिक्षण होता था, शोध कार्य के लिए कहीं और जाना पड़ता था। लेकिन नहीं, इन्होंने वो सारा मैनेज किया है और जहाँ शिक्षण हो रहा है वहीं शोध कार्य हो रहा है। इसके अलावा इन्होंने सामाजिक मानव विज्ञान और समाजशास्त्र को एक बृहद वर्ग के रूप में स्थापित भी किया है। यानी कि ये भी इनकी उपलब्धि रही है कि सामाजिक मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी को और समाजशास्त्र को एक बड़े वर्ग के रूप में इन्होंने स्थापित करने में अपना योगदान भी दिया है। खास करके इन्होंने कुछ चुनिंदा इनके विषय रहे हैं, जैसे बताया गया जाति प्रजाति रहा है। इसके अलावा जनजाति, नातेदारी, परिवार, विवाह, संस्कृति, सभ्यता, नगर, ऐतिहासिक भूमिका, इन सब की, तो इन सब पर इन्होंने खास करके यहाँ पर अध्ययन किया है। खास करके आप देखेंगे घुरिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित जो किया है वो प्रसारवाद ने किया है कि किस तरह से जो जनजातियाँ वगैरह हैं या प्रजातियाँ हैं प्रसारित होकर आगे बढ़ी हैं। या फिर आप ये देखेंगे इन्होंने जो है हिंदू धर्म और इसके सिद्धांत हैं और इन सिद्धांतों पर प्राच्य छात्रवृत्ति वगैरह, राष्ट्रवाद, हिंदू अभिन्नता के सांस्कृतिक पक्ष, इन सभी पर भी इन्होंने जो है अपना लेख लिखे हैं, इनका अध्ययन किया है और अपने जो प्रोफेसर के हेड रहते हुए इन सब पर विचार विमर्श भी किया है, इन सब टॉपिकों पर। सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है घुरिया का, तो घुरिया ने सबसे ज़्यादा कार्य जो किया है वो जनजाति और आदिवासी संस्कृति पर इन्होंने कार्य किया है। यानी खास करके जनजाति और आदिवासी समाजों के बारे में इन्होंने काफ़ी लंबा अध्ययन किया है। सन 1930 से लेकर 40 के दशकों में इन्होंने इस विषय पर काफ़ी वाद विवाद भी किया है। भारत में जनजाति समाज का क्या स्थान हो, क्या राज्य उनसे किस प्रकार का व्यवहार करे, इन सब पर इन्होंने अपने मत, अपने विचार रखे हैं। कई ब्रिटिश प्रशासकों ने मानव विज्ञानी भारतीय जनजातियों में रुचि रखी है। इनका मानना यह था कि ये आदिम लोग थे जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति थी और जो मुख्य धारा से काफ़ी अलग थे। यानी तमाम जो ब्रिटिश प्रशासक हैं, तमाम जो ब्रिटिश लोग हैं, उनकी जनजातियों के बारे में ये राय थी, भारत की जनजातियों के बारे में, कि इनकी एक अपनी अलग संस्कृति रही है। यानी भारत की जनजातियाँ एक आदिम प्रवृत्ति की हैं, यानी प्राचीन भी हैं और आदिम भी हैं। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे यहाँ समाज में जो हिंदू कल्चर व्याप्त है, ये हिंदू कल्चर से अलग रही हैं। यानी हिंदू कल्चर की मुख्य धारा में ये नहीं रही हैं, बल्कि हिंदू कल्चर से ये अलग रही हैं। इनका मानना ये था, ये जो
पाश्चात्य समाजशास्त्री हैं या बिटसर्स हैं कि इनका मानना यह था कि ये लोग जो है सीधे साधी जनजाति लोग हैं और हिंदू समाज और संस्कृत से न केवल शोषित होंगे ये, बल्कि सांस्कृतिक रूप से इनका पतन होगा। यानी कहने का मतलब तमाम लोगों ने ये भी तर्क दिया था कि ये हिंदू जातियों से निकले ही लोग हैं, लेकिन इनका मानना ये था नहीं, अगर हिंदू जातियों में मिलाने की बात करी जाए जनजातियों की, तो क्या होगा कि हिंदू जातियों में आपने देखा होगा जाति व्यवस्था का बोलबाला है, ऊंच नीच का बोलबाला है, तो ऐसे में इन लोगों का कहीं ना कहीं पतन हो जाएगा, इनके सांस्कृतिक रूप का पतन हो जाएगा, किनके, जनजातियों के सांस्कृतिक रूप का पतन हो जाएगा। तो ये बात अपनी यहाँ पर मुखर रूप से इन लोगों ने रखी है, किसने, ब्रिटिश प्रशासकों ने ये बात यहाँ पर रखी है। यहाँ पर आप देखेंगे आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आप देखेंगे कि इस वजह से इस बात को भी ध्यान में रखा गया कि राज्य का ये कर्तव्य है, यानी कि इस बात को भी इन्होंने मुखर रूप से कहा है कि ये राज्य का जो कर्तव्य है वो जनजातियों को संरक्षण देने का है और अपनी जीवन पद्धति और संस्कृति को बनाए रख सकें इसकी वजह से। यानी कि यहाँ पर ये तमाम जो समाजशास्त्री हुए इन्होंने ये यहाँ पर अनुशंसा की है कि जो जनजातियां हिंदू जातियों से निकली हुई नहीं है, बल्कि अलग है उनका कल्चर। अगर आप हिंदू जातियों में शामिल करने की सोच रहे हैं या हिंदू कल्चर में शामिल करने की सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनजातियां अपनी कल्चर जो है वो कहीं ना कहीं खो बैठेंगी और साथ ही साथ उनकी यहाँ पर उपेक्षा भी होगी, समायोजित भी नहीं हो पाएंगी। तो इससे बेटर ये है कि जनजातियों को आप संरक्षित करें, उनको और प्रोत्साहन दें, उनको जो है कानूनी रूप से जो है प्रावधान उनके लिए बनाएं ताकि अपनी जीवन पद्धति में सुधार कर सकें और संस्कृत को भी बनाए रख सकें। क्योंकि लगातार उस समय ये भी दबाव बना हुआ था, तमाम जो समाजशास्त्री हैं, भारतीय समाजशास्त्री हैं, कि जो जनजातियां हैं जनजातियों को हिंदू संस्कृति की मुख्य धारा में समायोजन करवा दें, इस तरह का दबाव भी बना हुआ था। क्योंकि जब आपने देखा होगा जब भारतीय समाज पर चिंतन चल रहा था, भारतीय समाज के बारे में, भारतीय समाज का जो भी यहाँ पर रूपरेखा है उसके बारे में विचार चल रहे थे और संविधान भी लिखा जाना था, तो इस तरह की बातें तमाम तरह की कही गई थी। आपने देखा होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी समय समय पर इस पर अपने लेख लिखे हैं, इन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है कि भाई ये जातियां जो हैं हिंदू में ही शामिल कर दी जाए, नहीं कर दी जाए। तो तमाम जो यहाँ पे पाश्चात्य वाले चिंतक हैं या कुछ भारतीय समाजशास्त्री वगैरह हैं, तो इन्होंने साफ मना कर दिया इस तरह से अगर हम ये काम कर रहेंगे, यानी हिंदुओं में इन्हें शामिल करवा देंगे, तो ये होगा कि अपनी संस्कृति, अपनी जीवन पद्धति ये लोग खो बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये भी देखेंगे। हालांकि यहाँ पर जो राष्ट्रवादी भारतीय हैं, इन्होंने भी भारत की एकता और भारतीय समाज और संस्कृति को आधुनिक बनाने की आवश्यकता को लेकर ये भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहे हैं, यानी उत्तेजित रहे हैं। इनका मानना था राष्ट्रवादियों का कि भारतीय समाज आगे बढ़े, सभी जातियां जो भारतीय समूह आगे जाएं। इनका मानना खासकर ये था यहाँ पर, यानी भारतीय राष्ट्रवादियों के यहाँ पे मत बताया गया है, इनका मानना ये था कि जनजातियां संस्कृति के संरक्षण के प्रयास में से दिशाहीन थे। यानी कि यहाँ पर इनका मानना ये है कि राष्ट्रवादी ये कह रहे हैं कि जनजातियों को बचाने के लिए जो भी प्रयास किए गए हैं वो दिशाहीन है, कोई प्रॉपर तरीके से प्रयास नहीं किए गए। और आगे इन्होंने कहा है कि यहाँ पर वास्तव में यहाँ पर जो इनको बचाने का कार्य कह रहे हैं, ये सरकार कह रही है इनको बचाने का हम कार्य कर रहे हैं, इनके लिए हम विशेष उपबंध करेंगे, तो वास्तव में गुमराह करने की कोशिश की गई है। यानी कि लोगों को, जनजाति लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई है। इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे जनजातियों के पिछड़ेपन को आदिम संस्कृति के संग्रहालय के रूप में बनाए रखा गया। यानी कि यहाँ पर जनजातियों को हमेशा बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं, आप देख सकते हैं मुख्य धारा से हटा हुआ बताया गया। यानी लगातार जो तमाम लोगों ने, तमाम जो बिटसर्स वगैरह हैं या तमाम जो अधिकारी वगैरह हैं या भारतीय समाज के लोग हैं, उन्होंने क्या किया है, जनजातियों को एक पिछड़ेपन का संग्रहालय के रूप में यहाँ पे दर्शाया है। हिंदुत्व की कई विशेषताओं को वे स्वयं पिछड़ा हुआ मानते थे, जिनमें सुधार की आवश्यकता थी। यानी जो हमारे राष्ट्रवादी थे वो ये भी मानते थे कि जनजातियां तो पिछड़ी हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हाँ हिंदुओं में भी कई वर्ग ऐसे हैं जो वास्तव में पिछड़े हुए हैं, जहाँ पर हमें अपना जो है सुधार करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे घूरिये ने इन पर क्या प्रतिक्रिया दी है। ये तो राष्ट्रवादियों के ऊपर विचार हो गए हैं। घूरिये जो है वो राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक भी हैं और इन्होंने इस बात पर बल दिया है कि भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू समूह के रूप में पहचाना जाए। यानी आप जो भी पॉइंट आए, मैं पॉइंट नंबर में भूल गया हूँ, यहाँ पर आपका सेकंड आएगा पॉइंट, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट आएगा। यहाँ पर घूरिये ने जो अपना विचार दिया है, घूरिये ने राष्ट्रवादी विचारधारा में इस बात पर बल दिया है कि भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू समुदाय के रूप में पहचाना जाए, न कि एक भिन्न सांस्कृतिक समूह के रूप में। यानी इनका मानना यह है कि जो पिछड़ी जनजातियां हैं उनको पिछड़े हिंदू के रूप में आप दर्शाएं। यानी कि स्पष्ट रूप से अलग या पृथक जनजाति के रूप में के समर्थन में ये नहीं थे। इनका मानना यही था, इन्हें पिछड़े हिंदू के रूप में दिखाया जाए। इन्होंने इसके लिए कई सारी जनजातीय संस्कृति के कई साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं। प्रमाणित करने के लिए भी इन्होंने काफी लंबे समय तक हिंदुत्व से आपसी अंत्यक्रिया से जुड़े रहे हैं, इस तरह की बातें भी कही हैं। यानी इनका मानना यह था जो जनजातीय समाज हैं या जनजातीय समुदाय हैं वो काफी लंबे समय से हिंदुओं से जुड़े रहे हैं, इस तरह की बातें भी कही गई हैं।
यानी कि यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि जिस समायोजन प्रक्रिया से सभी भारतीय जातियों को गुजरना पड़ा है, उसी प्रक्रिया में जनजाति वर्ग साधारणतः अन्य भारतीय समुदाय से पीछे रह गए थे। यानी कि तमाम जनजातियां ने अपना संघर्ष किया है समायोजन करने के लिए। उस समय क्या था, जो जनजाति समाज है वो हिंदू समाज से समायोजन करने में उस समय असमर्थ हो गए हैं और पीछे रह गए हैं। तो ऐसे करके कभी कभी ये आदिम वाली अवस्था में पहुंच गए हैं। इनका मानना ये था, ये घुरिया के विचार हैं। तो इस तथ्य पर काफी सारा मतभेद भी रहा था कि मुख्य धारा की संस्कृत का क्या उस पर प्रभाव पड़ा, और इसकी जांच की गई। यानी कि ये भी कई लोगों ने प्रश्न उठाए कि वास्तव में जो आप मुख्य धारा की बात कर रहे हैं या मुख्य धारा का तर्क दे रहे हैं कि पिछड़ी हिंदू जातियों का नाम दे रहे हैं जनजातियों को, क्या वास्तव में इनका जो है हिंदू जातियों का इन पर असर पड़ा है या नहीं पड़ा है। खास करके संरक्षणवादियों का ये विश्वास यहाँ पर था कि समायोजन का जो परिणाम होगा वो जनजातियों के शोषण और उनकी संस्कृति की विलुप्तता के रूप में सामने आएगा। यानी कहने का मतलब क्या था, घुरिया के खिलाफ भी तमाम लोग थे। उनका मानना यह था कि जो आप समायोजन की बात कर रहे हैं, पिछड़ी हिंदू जातियों के रूप में इनका हिंदुओं में समायोजन करवा दें, उससे हमें ये देखने को मिलेगा, क्योंकि हिंदू धर्म तो उस समय तमाम जातिगत आधारों पर बटा हुआ था, ऊंच नीच का बोलबाला था। ऐसे में ये आदिम समुदाय अगर हम हिंदुओं में शामिल करते हैं तो आदिम समुदाय का तो और भी यहाँ पे उपेक्षा की जाएगी, उनका तो और ज़्यादा शोषण किया जाएगा, और ऐसे करके आदिम समुदायों की जो भी यहाँ पर कल्चर है वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इस तरह की यहाँ पर बातें कही गई, यानी संरक्षणवादियों ने इस तरह के विचार कहे किनके तर्क के खिलाफ, घुरिया की बात के खिलाफ। वहीं घुरिया और उनके राष्ट्रवादियों ने यह तर्क दिया है कि दुष्परिणाम मात्र जनजातीय संस्कृत के तक की सीमित ना होकर भारतीय समाज के सभी पिछड़े और दलित वर्गों में समान रूप से देखे जा सकते हैं। यानी इन्होंने बार बार तर्क दिया है कि अगर समायोजन की प्रक्रिया होगी तो क्या होगा, जो भारतीय समाज में जो मौजूद दलित वर्ग है या पिछड़ा हुआ वर्ग है, और इनके साथ अगर ये वर्ग भी यहाँ पर पिछड़ा हिंदू वर्ग जिन्होंने जिसकी नाम दिया है ये साथ में हो जाएगा तो काफ़ी एक लंबा चौड़ा वर्ग बन जाएगा। तो ऐसे में यहाँ होगा कि ये साथ साथ समायोजन करेंगे, यानी जैसे दलित जातियों ने समायोजन किया उसी तरह ये भी समायोजन कर लेंगे। तो इस तरह की बातें इन्होंने अपनी रखी हैं, यानी घुरिया जी ने इस तरह के विचार अपने यहाँ पर रखे हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने इसके अगेंस्ट तर्क दिए हैं, कुछ लोगों ने इसके फेवर में तर्क दिए हैं। घुरिया के तर्क लगातार यही रहे हैं कि जो भारतीय जनजातियां हैं वो वास्तव में पिछड़ी हिंदू जातियां रह गई हैं, यानी इनका समायोजन नहीं हो पाया है। तो वास्तव में इनको यहाँ पर समायोजित करने का कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रावधान किया जाए जिससे कि समय के साथ ये समायोजित हो जाए। तो यहाँ पर वही सब बातें इनकी बताई गई हैं। ये घुरिया जी के विचार हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगली हेडिंग सब हेडिंग पड़ेगी जाति तथा प्रजाति पर। जो घुरिया के विचार हैं उनको हम यहां पर देखेंगे। देखिए, घुरिया की जो शैक्षिक शाख है, इन्होंने जो डॉक्टरेट की उपाधि अपनी वहां पर प्राप्त की थी कैम्ब्रिज में, तो वहां पर इन्होंने एक जो है शोध निबंध लिखा था यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर एक शोध निबंध जो लिखा है 1932 में, कास्ट एंड रेस इन इंडिया के नाम से वो प्रकाशित भी हुआ है यहाँ पर। तो इसमें इन्होंने तमाम समकालीन भारतीय मुद्दों को यहाँ पर उठाया है। खास करके आप देखेंगे इनका जो मतलब मेन रूप से इनका जो रहा है वो जाति प्रजाति पर इनका जो रहा है। यानी मेन रूप से पुस्तक का जो घुरिया ने जो अपने विचार रखे हैं, घुरिया का जो फेवरेट टॉपिक रहा है वो जाति और प्रजाति के संबंध में प्रचलित सिद्धांतों की इन्होंने विस्तार पूर्वक आलोचना की है। खास करके आप देखेंगे इनके जो प्रचलित विचार थे, यानी कि यहाँ पर इनके प्रमुख रहे हैं, इस विचार के प्रमुख उद्घोषक हर्बर्ट रिजले। यानी हर्बर्ट रिजले ने भी भारतीय समाज के ऊपर या जाति प्रजाति के ऊपर अपने विचार दिए थे और इनके विचारों को बताया गया है। खास करके आप देखेंगे हर्बर्ट रिजले के कुछ विचार हैं जिनसे इनके विचार भी मिलते जुलते हैं। तो हर्बर्ट रिजले के विचार यहाँ पर बताए गए हैं। रिजले के विचार, हर्बर्ट रिजले जो हैं खास करके जो है ये ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी हैं, और इस विचारधारा के अनुसार इनका क्या था कि मनुष्य का विभाजन उनकी शारीरिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हुआ है। यानी हर्बर्ट रिजले का विचार ये था समाज के बारे में कि मनुष्य का जो विभाजन हुआ है उसकी सामाजिक या शारीरिक विशेषताओं को ध्यान में रखकर हुआ है। जैसे खोपड़ी की चौड़ाई हुई, नाक की लंबाई हुई, कपाल का भार, या फिर खोपड़ी का वह हिस्सा जहाँ दिमाग स्थित होता है, इनके आधार पर प्रजातियां बटी हुई हैं। ये रिजले का कहना था। रिजले और अन्य लोगों की यह भी मान्यता थी कि भारत जो है विभिन्न प्रजातियों के उद्विकास का अध्ययन एक विशिष्ट प्रयोगशाला है। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि भारत में बहुत सारी आपको प्रजातियां देखने को मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको एक प्रयोगशाला के रूप में भारत देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्योंकि जाति एक लंबे समय से विभिन्न समूहों के बीच एक लंबे समय से अंतर विवाह विकसित करती है, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि भारत में आपको जो रिजले ने अपना तर्क दिया है, हर्बर्ट रिजले ने, इन्होंने बार बार ये कहा है क्योंकि भारत में क्या था, जो समाज व्यवस्था इस तरह से बनी हुई थी, जाति व्यवस्था, यहाँ पर एक जाति दूसरी जाति के मध्य विवाह संबंध स्थापित नहीं करती थी, अपनी सजाति अपनी सेम जाति में ही विवाह संबंध स्थापित करती थी। तो हर्बर्ट रिजले का मानना ये था
कि चूंकि भारतीय जातियां अतिक्रमण नहीं करती हैं, भारतीय जातियां जो है कह सकते हैं संकर प्रजाति बहुत कम पैदा करती हैं। संकर का मतलब क्या होता है, दो जातियों के मिल से बना हुआ कोई व्यक्ति, तो यानी कि सेम जातियों में शादियां करती हैं। तो यहाँ पर हमें आप देखेंगे यानी कि यहाँ पे प्योर रूप में हमें प्रजातियों के उद्विकास के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इनका मानना हार्वर्ड रिजले का विचार यही था, क्योंकि भारतीयों में क्या है, जो सामाजिक रीति रिवाज के अकॉर्डिंग विवाह संबंधों की मनाही है दूसरी जाति में, तो हमें यहाँ पर अध्ययन करने के लिए प्योर रूप से यानी कि विशुद्ध रूप से हमें प्रजातियों के विकास का क्रम यहाँ पे पता चल पाएगा। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि रिजले का मुख्य तर्क था कि जाति का उद्भव प्रजाति से हुआ होगा, क्योंकि विभिन्न जाति समूह किसी विशिष्ट प्रजाति से संबंधित लगते हैं। और यहाँ पर आपने देखेंगे यहाँ पे सामान्य रूप से उच्च जातियां तकरीबन भारतीय आर्य प्रजाति की विशिष्टताओं से मिलती हैं भारत में, रिजले का कहना ये था। इसके अलावा हमारे यहाँ निम्न जातियां जो है वो अनार्य जनजातियां हैं, या फिर मंगोल प्रजाति से हैं, या फिर अन्य प्रजातियों के गुण हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ऐसे करके रिजले ने यहाँ पर इनके बारे में यही सब विचार लिखे हैं। और आप देखेंगे कि जो विभिन्न वर्गों की जो भिन्नताएं हैं उनमें औसतन आधार पर नाक की लंबाई, कपाल का आकार, रिजले या अन्य लोगों ने भी ये सुझाव दिया है कि ये सब निम्न जातियां ही हैं जो भारत की वास्तविक निवासी हैं। यानी इनका मानना क्या है, जो अनार्य जातियां हैं वो भारत की मूल निवासी जातियां हैं। रिजले का जो मेन तर्क यहाँ पर दिया है, मुख्य तर्क रिजले ने ये दिया है कि भारत की जातियों के संदर्भ में दिया है कि भारत की जो जातियां हैं, मूल जातियां हैं, वो यहाँ की अनार्य जातियां हैं। खास करके जो आज के समय में निचली जातियां हैं वो यहाँ की मूल जातियां हैं, जबकि जो आर्य हैं वो विदेशी हैं, बाहर से आए हुए हैं। और कहीं ना कहीं आर्य यहाँ पर जब आगे बस गए हैं तो उन्होंने भारत में बसे हुए लोगों पर कब्जा कर लिया है, उन पर हावी हो गए हैं। इस तरह के विचार रिजले ने रखे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रिजले ने जो तर्क रखे हैं, रिजले के तर्कों से घुरिये असहमत नहीं थे, लेकिन केवल अंशतः सत्य मानते हुए ये जो है सारी बातों पर आगे नहीं बढ़ सकते थे। यानी ये इन्होंने इनके तर्कों को अंशतः सत्य माना है, पूरी तरह सत्य नहीं माना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि रिजले के द्वारा जो तर्क दिए गए इनसे असहमत नहीं थे, लेकिन वे उसे केवल अंशतः सत्य मानते थे। इनके जो रिजले के जो विचार हैं इनको पूरी तरह सत्य नहीं मानते थे, कुछ चुनिंदा कुछ हद तक ही सत्य सही मानते थे। तो ऐसे करके यहाँ पर रिजले के भी विचार इन्होंने पढ़े हैं, देखे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, घुरिये का जो विश्वास था, यानी घुरिये का ये मानना था कि जो रिजले वाला जो तर्क है या रिजले वाला जो शोध किया गया है भारत के संदर्भ में, तो यहाँ पर उच्च जातियों को आर्य और निम्न जातियों को अनार्य बताया गया है। यह केवल उत्तर भारत के लिए ही सही है। यानी कि घुरिये केवल इस बात से केवल इतना सहमत हुए हैं रिजले के तर्क से कि जो रिजले ने यहाँ पे वर्गीकरण किया है भारतीय समाज का, भारतीय जातियों का, कि उत्तर भारतीय जो आपकी जो उच्च जातियाँ आर्य जातियाँ हैं और निम्न जातियाँ अनार्य जातियाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि ये केवल उत्तर भारत के लिए आपको सही मिलेगा, क्योंकि दक्षिण भारत वगैरह है या भारत के अन्य हिस्से वगैरह हैं तो यहाँ पर अंतर समूहों की भिन्नताएं, मानव मिति माप बहुत व्यापक या व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर समूह क्या है आपस में विवाह संबंध स्थापित कर लेते हैं जो है उत्तर भारत को छोड़कर। तो यहाँ पर आपको जो है प्योर रूप से कोई जाति देखने को नहीं मिलेगी। आप देखेंगे कि यहाँ पर अधिकांश भारत में खास करके सिंधु गंगा मैदान छोड़कर विभिन्न प्रजाति वर्गों का आपस में काफी लंबे समय से मेल मिलाप रहा है। तो ऐसे में हमें वहां पर विशुद्ध प्रजाति ढूंढना बड़ा मुश्किल है। यानी उत्तर भारत को छोड़कर निचले हिस्सों में कोई प्योर जो प्रजाति है वो आप ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। तो प्रजाति शुद्धता केवल कहाँ बची हुई थी? उत्तर भारत में बची हुई थी, क्योंकि वहां पर रीजन इसका यही था, विवाह संबंध निषेध थे। यानी केवल और केवल एक जाति अपनी ही जाति में विवाह करेगी, किसी दूसरी जाति में विवाह नहीं कर पाएगी। इस वजह से अगर रिजले की बातों से केवल इतना ही केवल सहमत थे कि ये जो रिजले वाला वर्गीकरण है उत्तर भारत के लिए सही है, समूचे भारत के लिए सही नहीं है, केवल उत्तर भारत के लिए सही है, क्योंकि उत्तर भारत में आज भी प्रजाति शुद्धता बची हुई है। आज जाति के इस प्रजाति सिद्धांत को नहीं माना जाता है, लेकिन यानी आज का जो जाति का जो प्रजाति सिद्धांत है कि जातियां प्रजातियों से निकली हुई हैं, ये सिद्धांत आज नहीं माना जाता है। लेकिन जो 20वीं सदी के पूर्वार्ध में स्टार्टिंग में इसे अच्छा ही माना जाता था। इतिहासकारों में खासकर आर्यों तथा भारतीय उपमहाद्वीप के आगमन को लेकर तमाम जो है डिस्प्यूट है, मतभेद हैं। कई लोग कहते हैं कि आर्य जो है भारतीय हैं, कोई कहता है बाहर से आए हुए हैं। इस चीज़ को लेकर मतभेद अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। तमाम रिसर्च वगैरह चल रही है, तमाम लेख वगैरह या शोध वगैरह प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हो पाया है कि आर्य विदेशी हैं या भारतीय, ये नहीं कर पाए। बहरहाल घुरिये ने जाति की एक परिभाषा दी है, उस परिभाषा को आप नोट कर लेना। यहाँ पर घुरिये ने 6 मुख्य विशेषताएं बताई हैं जाति की। पहली विशेषता यहाँ पर यह है कि जाति एक ऐसी संस्था है जो खंडी विभाजन पर आधारित है। यानी जाति यहाँ क्या है, अपने अपने खंडों में बटी हुई हैं। जैसे समाज कई बंद या पारस्परिक अन्य खंडों में बटा हुआ है, जैसे बताया गया है कि यहाँ पर जो जाति व्यवस्था है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपको देखने को मिलेगी आपको कि यहाँ पर जातियों का निर्धारण
जन्म से होता है। ये पहले पॉइंट में आप लिख लेना, जातियों का निर्धारण यहाँ पर जन्म से होता है और जो जाति व्यवस्था हमारी कई खंडों में बटी हुई है, यानी कि यहाँ पर आप प्रत्येक जाति ऐसा ही एक अपने आप में खंड मिलेगा और जहाँ पर जातियों का निर्धारण कैसे होता है, जन्म से होता है। यानी आप इससे नहीं तो बच सकते हैं और ना ही अपनी जाति को बदल सकते हैं। यानी कि जहाँ पर जिस समाज में जिस घर में आप पैदा हुए हैं, जिस घर की जो जाति है वही आपकी जाति बनेगी। अगली बात यहाँ पे जातियों के बारे में उन्होंने बताई है कि जातिगत समाज सोपानिक विभाजन पर आधारित होते हैं, यानी कि हायरार्की फॉलो करते हैं। हायरार्की का मतलब जानते होंगे, टॉप से लेकर नीचे तक, यानी कि ये हायरार्की होती है, यानी टॉप, मिडल, नीचे, लोअर लेवल। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रत्येक जाति, यानी सोपानिक विभाजन जो बताया गया इन्होंने, इसमें बताया है ना कि प्रत्येक जाति दूसरी जाति की तुलना में असमान है। यानी कुछ जातियां उच्च लेवल पर हैं तो कुछ निम्न लेवल पर हैं, ऐसा उन्होंने सोपानिक विभाजन यानी हायरार्किकल जो डिवीजन है उसके बारे में उन्होंने बात यहाँ पर कही है। कभी भी दो जातियां समान नहीं होती हैं, ये बात इन्होंने अपनी रिसर्च में कही है। अगली बात बताई है कि संस्था के रूप में जाति सामाजिक अंत्यक्रिया में प्रतिबंध लगाती है, यानी खासकर कहाँ बैठना है, कहाँ भोजन करना है, कहाँ विवाह संबंध करना है। ये आप देखेंगे ये नियम खासकर पवित्रता अपवित्रता को लेकर भारतीय समाज में खूब प्रचलित थे उस समय। छुआछूत का भी हमारे यहाँ बोलबाला था, यानी तमाम जगह आपने देखने को मिलेगा कि अनटचेबिलिटी का भी बोलबाला था। लोग अपने आप यानी किसी निचली जाति व्यक्ति से छू जाने मात्र पर या फिर उसकी परछाई पड़ जाने मात्र पर अपने आप को अपवित्र समझने लगते थे। इस तरह की बातें भी हमारे यहाँ थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे यही बताया इन्होंने, जाति के रूप में, संस्था के रूप में सामाजिक अंत्यक्रिया पर ये प्रतिबंध लगाती है और ये बताती है कि आपको कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, कहाँ शादी वगैरह करनी, ये सब चीज़ें बताती हैं। यहाँ पर अगला यहाँ पे परिभाषा दी है, अगली विशेषता बताइए जाति व्यवस्था की कि सोपानिक या प्रतिबंधित सामाजिक अंत्यक्रिया सिद्धांतों को मानते हुए जाति में विभिन्न जातियों के लिए विभिन्न अधिकार और कर्तव्य निर्धारित होते हैं। यानी इनका मानना यह है कि जो विभिन्न जातियां हैं इनमें विभिन्न अधिकार कर्तव्य निर्धारित हैं, यानी कि कह सकते हैं काम, यानी कौन क्या काम करेगा ये हर जातियों के लिए निर्धारित किया गया है। यानी कि यहाँ पर वही चीजें कही गई हैं, सॉरी काम वाला नीचे वाला है कि यहाँ पर बताया गया है अधिकार कर्तव्य केवल धार्मिक क्रियाओं तक ही सीमित नहीं है बल्कि धर्मनिरपेक्ष विश्व तक फैले हुए हैं। जैसे उनकी दिनचर्या क्या होगी, किस तरह से वो अपना रूटीन फॉलो करेंगे दिन का, वो बताया गया। एक तरह से काम के बारे में ही लिखा है इन्होंने, बस इन्होंने ये बताया जैसे धार्मिक दिनचर्या है या फिर अन्य दिनचर्या, उनके बारे में इन्होंने बताया है कि अपने अधिकार कर्तव्य क्या है। जैसे ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, वैश्य का कर्तव्य क्या है, शूद्र का क्या है, तो वो यहाँ पर उन्होंने उसकी दिनचर्या के बारे में बताया है। अगली बात यहाँ पे जो है यहाँ बताया है कि यहाँ पर जाति व्यवसाय के चुनाव को भी सीमित कर देती है। यानी कि अक्सर हमारे यहाँ देखेंगे आप, हमारे यहाँ जो जातियां हैं वो व्यवसाय से भी जुड़ी हुई हैं। यानी कि जो जिस व्यवसाय को लोग कर रहे थे वो नहीं उसकी जाति बना दिया गया कि फलानी जाति में आप पैदा हुए हैं तो केवल यही काम करेंगे और कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जाति की तरह जन्म पर ही आधारित है काम आपका। यानी मान लीजिए आप किसी निचली जाति में हुए हैं और निचली जाति का कोई पुराने समय में वही काम रहा है, तो आप देखेंगे कि उसे क्या है, जन्म आधारित मान लिया है, वंश यानी जन्म आधारित और वंशानुगत इसे मान लिया है कि आप यही व्यवसाय करेंगे। लेकिन आज के समय में ये प्रौढ़वादी परंपराएं टूट रही हैं, आप देख रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको छठवीं बात बताई है कि जाति जो है विवाह पर कठोर प्रतिबंध लगाती है। जाति में अंत्य विवाह, जाति में ही विवाह, ठीक है, और बहिर्विवाह के नियम भी यहाँ पे जुड़े होते हैं कि किससे शादी करनी है नहीं करनी है। तो जाति के रूप में इन्होंने अपना जो वर्गीकरण है, अपनी परिभाषा है, इस रूप में जातियों को परिभाषित किया है। यहाँ पे चुनिंदा जो टॉपिक हैं वो आपने देख लिए। पहली बात तो निकल के आई कि जातियाँ अंतर्विवाह या जो बहिर्विवाह पर प्रतिबंध लगाती हैं, यानी कि जाति विवाह संबंधों के नियम के बारे में बताती हैं। जाति जो है आपके व्यवसाय के चुनाव के बारे में बताती है। जाति आपका जो डेली रूटीन है या फिर आप जो भी काम कर रहे हैं अपने अधिकार कर्तव्य उनके बारे में बताती है। इसके अलावा जातियां जो हैं अंत्यक्रिया पर प्रतिबंध लगाती हैं। एक लाइन में परिभाषा मैं बता रहा हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जातियां जो हैं एक सोपानिक क्रम फॉलो करती हैं, यानी कि ऊंच नीच यहाँ पर आपको मिलेगा। कुछ जातियां अगड़ी जाती हैं, कुछ जातियां पिछड़ी जातियां हैं, और आप जिस जाति से बिलोंग करते हैं यानी जहाँ पर जन्म हुआ है वही आपकी एक जाति बन जाती है। तो इस तरह की जाति के बारे में इन्होंने अपनी परिभाषाएं, एक पूरा परिभाषाओं का समूह दिया है। कहीं ना कहीं घूरिये की जो परिभाषा जाति है ये जाति के व्यवस्थित अध्ययन के लिए काफ़ी सहायक है, और आगे जाकर तमाम जो रिसर्चर हैं, तमाम जो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने इन परिभाषाओं का अध्ययन भी किया है। इनके आधार पर अपना निष्कर्ष, अपने तर्क, अपनी राय या फिर अपने मत को व्यक्त भी किया है। इनको आधार बनाकर कहीं ना कहीं ये जाति की जो परिभाषा इन्होंने दी है, वास्तव में आप अगर भारतीय समाज से जुड़े हैं, और आप भी देखिए उत्तर भारत से मैं भी आता हूं, आप भी आते हैं, सभी लोग आते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में मोस्टली हिंदी भाषी व्यक्ति हैं, यानी जो भी वीडियो देख रहा है तो हिंदी भाषी व्यक्ति ही होगा। तो और ऑब्वियस ही बात है, हम सभी की कोई ना कोई जाति है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने समाज पर, अपने इर्द गिर्द, अपने फैमिली पर ये एप्लीकेबल करें, अपनी फैमिली पर इसे लागू करें, तो आप पाएंगे कि आप सभी इन सब अवस्थाओं से गुजर चुके हैं।
कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे, आप अपने परिवार में देखेंगे, अपने खुद पर आप लागू कर लीजिए, किसी और को मत देखिए, आप ये पाएंगे आप सभी इन अवस्थाओं से गुजर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो घुरिये का अध्ययन था, घुरिये जी का अध्ययन था, वो कहीं ना कहीं सटीक अध्ययन था जातियों के बारे में, और इससे आगे काफी मदद भी मिली। कई बार नर जातियों को जानने में, भारतीय समाज को जानने में इनसे काफी मदद भी मिली है। आज हम यहाँ पर इसका जो है पार्ट 1 एंड कर रहे हैं, यानी इसका जो पार्ट 1 है इसी के साथ हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। पार्ट 2 में जो बाद बाकी जो बचे हुए आपके भारतीय समाजशास्त्री हैं, उनके जीवन के बारे में, उनका भारत में कहाँ कहाँ पर योगदान रहा है, उनके बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो आज आपने घुरिये जी का योगदान जो था वो आपने यहाँ पर देख लिया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ मैं 1 मिनट आपका लूंगा यहाँ पर। आप लोगों में से काफी लोगों को कमेंट मिल रहे हैं कि सर इकोनॉमी की वीडियो क्यों नहीं आ रही है। देखिए, इकोनॉमी पे काम चल रहा है, इकोनॉमी का लगभग 50% लेक्चर तैयार हो गया है, क्योंकि उसमें दिक्कत ये है कि वहां पर जो टाइप करने वाला कंटेंट है वो केवल टाइप नहीं कर सकता हूं, कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे किस कंटेंट को, किस लाइन को छोटा करना है, किस लाइन को इंपॉर्टेंट है, कौन नहीं है। किसी और को मैंने ये कोशिश भी की, कुछ और लोगों को टास्क भी दिया, वो टास्क कर नहीं पाए। तो दिक्कत ये है कि वो काम मुझे ही करना पड़ रहा है, और इसके अलावा मेरे ऊपर ऑलरेडी बर्डन ये है, आपकी सोशियोलॉजी भी कवर करवा रहा हूँ, इधर पॉलिटी की MCQ सीरीज भी चल रही है। तो इस वजह से आपका जो वीडियो है मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी जो पूरी इकोनॉमी है लगभग 3 महीने के भीतर खत्म हो पाएगी। मैंने एक एक्सपेक्टेड टाइम ये लगाया है, 3 मंथ आपके जो है बड़े आराम से लग जाएंगे, इससे कम 1 महीना कम नहीं लगने वाला। 3 महीने में आपकी इकोनॉमी पूरी हो जाएगी रमेश सिंह वाली। आप परेशान बिल्कुल ना हो, लेक्चर जब आएगा आपको पूरा, मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी गारंटी ले रहा हूँ, आपको एक एक लाइन समझ में आ जाएगी उसकी। इस तरह से लेक्चर तैयार किया जा रहा है, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल ना लें, मैं काम कर रहा हूँ, और लगभग आपको इसके 1 या 2 दिन बाद आपको वीडियो आपको मिल जाएगा। 50% वीडियो तैयार है, आने वाले दिनों में आपको वीडियो वो वाला भी मिल जाएगा। तो आप धैर्य रखें, पेशेंस रखें, और तब तक अध्ययन जारी रखें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।